हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का चैप्टर 1 का पार्ट 16। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स। तो अभी तक हमारे जितने भी पिछले वाले टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के, वो सभी लगभग कवर हो चुके हैं। उनमें से करीब 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एक है इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स। तो ये हमारा जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक लेक्चर बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन और साथ आंसर भी देखेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फ्रॉम चैप्टर 1 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स। तो इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स को हम लोग दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स यहाँ लिखा है क्योंकि क्रिस्टल का बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल में ही क्रिस्टल आएगा। क्रिस्टल को पहले हम लोग समझेंगे, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे, और इससे दूसरे वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए गाइस, हम लोग जितने भी तरह के जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बताया था कि जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती हैं। तो मैटर, जैसे कि मैटर 3 फॉर्म में पाई जाती है। मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, या कहें कि मैटर 3 स्टेट में पाई जाती है। एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो क्या होता है उसका जो हम लोग ऐसे, तो हम लोग अगर बाहर से देखें तो कोई भी चीज़ हमें एक दिखती है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट दिखती है। लेकिन जब उसे हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह से या फिर कोई जूम करने वाली चीज़ों से उसे देखते हैं, तो जब उसे हम लोग काफ़ी हाई लेवल पर जूम करके उसको देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि जो वो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे, एक तरह से कहें कि काफ़ी सारे ब्लॉक से वो मिलकर बना है। यानी कि 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, जैसे आप लोग देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, घर, एक कोई बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग में क्या है, सिर्फ बिल्डिंग एक अकेला बिल्डिंग नहीं होता है। बिल्डिंग में काफ़ी सारे ब्रिक्स को अरेंज करके एक बिल्डिंग को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा जो भी मैटर होता है, मैटर में भी काफ़ी सारे क्रिस्टल्स होते हैं। और क्रिस्टल्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो उसी तरह से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के रूप में काफ़ी सारे क्रिस्टल एक साथ जुट करके एक मैटर का फॉर्म करते हैं। तो हम लोग तो पहली बात जानते ये हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर के अंदर सबसे जो छोटी यूनिट पाई जाती है वो होती है एटम्स। तो एटम्स का बनता है हमारा आइटम्स का बनता है यूनिट सेल। यूनिट सेल से काफ़ी सारे यूनिट सेल जुट करके एक दूसरे के साथ, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि एटम्स है, एटम से मिलकर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एटम्स को जोड़ करके एक एक हमारा यूनिट सेल बना। यूनिट सेल को आप लोग एक तरह से ब्रिक कह सकते हैं, यानी ईंट कह सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल लाइफ से उसको रिलेट करें तो। तो उसको अगर ब्रिक्स हम लोग समझें हमारा एक यूनिट सेल को, तो जब काफ़ी सारे यूनिट सेल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एक अरेंज और ऑर्डर में, और रिपीटली अगर जुड़ते हैं सेम ऑर्डर में, तो जब वो एक जो चीज़ फॉर्म करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और उसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और वही सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल करके हमारा क्या फॉर्म करते हैं, एक मैटर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेज। तो हम देखते हैं कि जो सॉलिड होता है, अब सॉलिड किस रूप में जाना जाता है, हम लोग सॉलिड उसे क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से। वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से, उसके अंदर के एटम्स, किसके अंदर के एटम्स, सॉलिड के अंदर के एटम्स। और जो हमारे लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, उसके अंदर इतना जो क्लोजली पैक्ड उसके अंदर एटम्स नहीं होते हैं। वो थोड़ा बोल सकते हैं एक तरह से फ्री होते हैं, थोड़े दूर दूर पर होते हैं, एटम्स इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। The atoms of the solids are not stationary but are vibrating around fixed points and thus giving orderly arrange of crystal structure। तो जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट किया, या फिर कहें कि जब हम लोग मैटर को काफ़ी जूम कर कर देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो हम लोगों को ये पता चला कि जो उसके अंदर, यानी सॉलिड, हम लोग सॉलिड का बात करेंगे यहाँ पर, लिक्विड और गैस का नहीं बात कर रहे हैं, सॉलिड का बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो परफेक्ट दिखाई देता है। बाकी जो हमारा गैस है और जो लिक्विड है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल होता है बनाना।
वो हमारा उतना अरेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ सॉलिड का बात कर रहे हैं। तो सॉलिड को जब हम लोग जूम कर कर देखें उस एटम को, सॉलिड के एटम्स को, मतलब सॉलिड को जब हम लोग जूम किए तो हम लोगों को पता चला कि जो उसके अंदर के एटम्स हैं वो एक एक जगह पर रेस्ट पे नहीं है, यानी कि स्टेशनरी नहीं है, बट एक फिक्स्ड पॉइंट पर वो वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कि वो रेस्ट पर तो नहीं है, लेकिन एक ही फिक्स्ड पॉइंट पर वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चला कि जो हमारा एटम्स है वो एक क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डरली अरेंज का, जो कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि ऑर्डरली अरेंज है। तो इससे हम लोग ये मिलता है कि जो एटम्स है अगर वो एक फिक्स पॉइंट पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला जो कि ऑर्डरली अरेंज है। ऑर्डरली मतलब क्या, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऑर्डर में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वहाँ है एक वहाँ है, मतलब किसी तरह से ऑर्डरली अरेंज है, ना कि किसी भी तरह से। अब लिखा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं सॉलिड्स के, लिक्विड्स के एंड गैसेस के, काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो हम लोग सॉलिड का यहाँ पर बात करेंगे, जितना भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, लिक्विड एंड गैस का नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो इंजीनियरिंग के पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादातर जो हमारा इंजीनियरिंग का बेसिक है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग सॉलिड्स के बारे में, इस सॉलिड्स के जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके जो याद याद रखिए कि इनके स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि सॉलिड क्या है, उसके अंदर के एटम्स जो है एक जगह पर फिक्स पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है एक जगह पर। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल ज्योग्राफी के बारे में। तो एक्सपेरिमेंट्स हैव कंफर्म दैट द correlation between the structure of crystals and the properties of solids such as mechanical, thermal, electrical and magnetic properties। तो जब हम लोगों को जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो जो मैटर के अंदर जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है हमारे किसी भी मेटल के प्रॉपर्टीज़, किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ से। यानी कि अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी का डिफरेंट है तो उसका उससे जो उसका प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि हमारा मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है इन क्रिस्टल ऑफ स्ट्रक्चर पर। तो जैसे हमारा मैकेनिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहता है, उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर भी उसका चेंज होता है, या कहें जिसका जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी के हिसाब से उसका मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या कहें कि सॉलिड्स के जो क्रिस्टल क्रिस्टल होते हैं वो कितने के टाइप्स के होते हैं। तो सॉलिड्स आर थ्री फॉर्म्स, यानी सॉलिड के अगर हम लोग जूम किए तो सॉलिड्स को तीन रूप में हम लोग देख सकते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या, क्रिस्टल से हम लोग समझ में आ रहा है कि वो क्या है, ऑर्डरली मैनेज है, या कहें कि ऑर्डरली अरेंज्ड है, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। और इसको हम लोग एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स भी कहते हैं। अब इसको एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्यों कहते हैं, इसको हम लोग वीडियो के आगे जानेंगे। फिर है दूसरा हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रिस्टल्स हैं या जो हमारे यूनिट सेल है या जो लैटिस है वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक जगह पर ऑर्डरली, मतलब कि जैसे हम लोग अगर बिल्डिंग को अगर रिलेट करें तो जैसे वो क्या होता है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ रहता है, उस तरह से एक ब्लॉक के इधर एक ब्लॉक, एक ब्लॉक के राइट साइड में एक ब्लॉक, मतलब एक तरह से अरेंज उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर ये अरेंजमेंट नहीं होती है। एक जो एक जो कह सके ऑर्डरली जो अरेंजमेंट होता है वो नहीं होता है, और इसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। और ये आइसोट्रॉपिक होता है, इसको भी जानेंगे कि आइसोट्रॉपिक क्यों कहते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दोनों पाया जाता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टू कहते हैं। अब देखते हैं पहला जो है उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो a crystals is a solid in which atoms are arranged in a some regular repetitions patterns in all directions। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसके अंदर जो हमारे एटम्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक सम रिपीटेशन पैटर्न में, यानी कि एक सेम रिपीटेशन पैटर्न में, यानी कि जो रिपीटेशन है वो सेम है, एक ही तरह का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो उस तरह से हमारा एटम जो होता है अरेंज होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, और ये तीनों डायरेक्शन में होता है, एक्स वाई जेड। हम लोग जब यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जाने हैं कि यूनिट सेल जो होता है वो एक क्यूब के रूप में होता है, जो कि तीन डायरेक्शन में होता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी तीन डायरेक्शन में होता है, इसके एटम्स जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं सम रेगुलर रिपीटेशंस में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है कि इन ए क्रिस्टलाइन मटेरियल एटम्स और आयंस आर सिचुएटेड इन अ रिपीटिंग और पेरियोडिक एरे
ओवर लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेस। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो होते हैं एक फिक्स एक पेरियोडिक एरे में, मतलब कि एरे मतलब क्या, एक चीज जो रिपीट करता है उसको हम लोग एरे बोलते हैं, ओवर लॉन्ग एटॉमिक डिस्टेंसेस। तो ये काफी लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेस तक एक ही चीज को रिपीट करते हैं, एक ही स्ट्रक्चर को रिपीट करते हैं जो इसके अंदर के एटम्स होते हैं, और वो इसी तरह से सिचुएटेड होते हैं पेरियोडिक एरे में। In crystalline solid, long range order exists, and on solidifications, the atoms will position themselves in a respective 3D pattern. तो जो हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्या होते हैं, काफ़ी लंबे रेंज होते हैं, काफ़ी लंबे ऑर्डर में होते हैं, और इसको अगर हम लोग सॉलिडिफिकेशन करें, अगर इसको हम लोग देखें थोड़ा 3D लेवल पर, बड़े लेवल पर देखें, तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि इसका जो पोजीशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो एक 3D पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो मतलब 3D होता है, इसका मतलब क्या, 3 डायमेंशन में होता है, एक्स वाई जेड, तीनों डायमेंशन में ये होता है। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल सॉलिड होता है, ये 3 डायरेक्शन में होता है, 3D पैटर्न बनाता है। इन विच एटम इज बॉन्डेड टू इट्स नियरेस्ट एटम, जहाँ नियरेस्ट नाइबर एटम, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं उसके अंदर एक एटम्स किसी अपने दूसरे एटम के साथ, जो सबसे नियरेस्ट एटम है उसका नाइबर एटम है, यानी जो उसका पड़ोस वाला जो एटम है उसके साथ बॉन्डेड होता है हर एक एटम। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। क्या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक कहते हैं। अब हम लोग पहले बताए कि जो इसको एन, देखिए यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है एन आइसोट्रोपिक। तो ये क्या होता है, हमारा एन आइसोट्रोपिक होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग देखें तो ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो अगर आप लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं, जैसे कंपोजिट मटेरियल, तो उनका यूज़ इसलिए किया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों में, ताकि वो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करे, ताकि उसका जो हम लोगों को जो डिज़ायर है कि एक ही सेम प्रॉपर्टी रहने से क्या होगा, उसमें हम लोग सेम ही तरह का लोड डालेंगे। इसी तरह से काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं उनमें कंपोजिट का यूज़ किया जाता है, जो कि एन आइसोट्रोपिक होते हैं। वो तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे हिसाब से क्या करते हैं, वो अपने प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बिल्ड अप ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स और नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है मेटेलिक और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आप लोग समझ रहे हैं, मेटेलिक मतलब जो मेटल्स के होते हैं, और नॉन मेटेलिक में जैसे सिरामिक्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सब। अब देखते हैं पहला मेटेलिक क्रिस्टल्स। मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या होता है, मेटेलिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द इंजीनियरिंग एज दे पॉजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो मेटेलिक क्रिस्टल्स उनका हम लोग वहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में, जो इस तरह के प्रॉपर्टीज हमारे फॉलो करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या, मेटेलिक, हमारा मेटेलिक क्रिस्टल्स या मेटेलिक जो सॉलिड्स है वो शो करता है ये सारे प्रॉपर्टीज़। तो इसका हम लोग ज़्यादातर यूज़ इंजीनियरिंग में करते हैं। दे हैव शॉर्ट बॉन्ड्स एंड हाई डेंसिटी। इनके साथ जो इनमें जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, और ये काफ़ी डेंसाइल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होता है इनका, यानी काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, डेंस होते हैं। इसमें भी 3 तरह के होते हैं हमारे मेटेलिक क्रिस्टल्स में। पहला है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर, सिल्वर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग निकल ले सकते हैं PB। उसके दूसरा हमारे पास BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें हम लोगों के पास W, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सभी आएंगे। तीसरा है हमारे पास HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, टाइटेनियम, जर्कोनियम, ये सब आएगा। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिफाइन करेंगे पूरी तरह से, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं दूसरा हमारे पास नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स। नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल्स में हैव कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्रिस्टल का जो है दो बॉन्ड हो सकता है, या तो कोवैलेंट होगा या तो आयनिक होगा, और एनी अदर टाइप ऑफ बॉन्ड, और कोई दूसरे टाइप के भी बॉन्ड हो सकते हैं नॉन मेटेलिक क्रिस्टल के। तो अनलाइक मेटेलिक क्रिस्टल्स, द नॉन मेटेलिक क्रिस्टल Unlike metallic crystals, the non-metallic crystals are less ductile and have low electrical conductivity. तो नॉन मेटेलिक क्रिस्टल जो होते हैं वो लेस डक्टाइल होते हैं एज कम्पेयर टू मेटेलिक क्रिस्टल, एंड इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो भी कम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होता, या कहें कि ना के बराबर होता है, और ये डक्टाइल भी नहीं होता, ये ब्रिटल होते हैं हमारे ज़्यादातर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे क्रिस्टलाइन कार्बन्स, पॉलीमर्स और प्लास्टिक सिरामिक्स। अब पढ़ते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड है।
गाइस अब हम लोगों का जो दूसरा टाइप ऑफ क्रिस्टल सॉलिड है वो है नॉन क्रिस्टल सॉलिड, जिसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड और आइसोट्रोपिक सॉलिड भी कहते हैं। तो एमॉर्फस मीन्स क्या होता है? फॉर्मस मीन्स होता है विदाउट फॉर्म, यानी जो कोई फॉर्म नहीं बना रहा है, एक निश्चित एक सर्टेन फॉर्म नहीं बना रहा है, मतलब वो किसी तरह भी फॉर्म में हो सकता है, वो एक ऑर्डर में मैनेज नहीं होगा, ये किसी तरह भी फॉर्म में हो सकता है। इन एमॉर्फस सॉलिड्स देयर इज अ लैक ऑफ सिस्टमेटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स ओवर लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेज। तो जब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को जब हम लोग जूम इन करके देखें तो उसके अंदर जो एटम्स थे वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में, यानी कि रेगुलर डिस्टेंस या रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं थे, वो किसी तरह से ओवर लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेस पर मतलब नहीं थे, यानी कि वो एक तरह तो अरेंजमेंट में भी नहीं थे ओवर लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेस में, और वो इस चीज़ में लैक थे, यानी इस चीज़ में कमी थी उसमें कि वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होंगे। तो इस तरह से इसको जो जो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं जिसमें एटम्स, उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इन एमॉर्फस मटेरियल्स द एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर मिक्सड टुगेदर इन अ डिसऑर्डरली मैनर एंड देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो जो हमारे अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, यानी जैसे कि एटम्स, आयंस वगैरह, वो मिक्स्ड होते हैं एक दूसरे से, यानी किसी तरह से मिक्स्ड होते हैं, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर या एक ऑर्डरली मैनेज नहीं होते हैं। हर एक एटम किसी एटम के साथ निश्चित डिस्टेंस पर एक ऑर्डर में मैनेज नहीं होते हैं, वो किसी भी ये डिसऑर्डरली मैनेज होते हैं एंड देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट, और इसके बीच में रेगुलर अरेंजमेंट भी नहीं होता है एटम्स के बीच में। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव सम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। अब हम लोग पहला जो बात किए थे ये हमारा जो था क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें क्या था? वो था एन आइसोट्रॉपिक, यानी कि वो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा दे रहा था। लेकिन जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है वो सभी जगह जो है उसका तीनों डायरेक्शन जो है वो तीनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज देता है, सेम प्रॉपर्टीज शो करता है, इसीलिए हम लोग इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। जिसकी वजह से इसका काफ़ी जगह यूज़ करना, काफ़ी ज़रा जो मेनली बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें यूज़ करना, जैसे कि एरोप्लेन बनाना, एरोप्लेन का जो ऊपर का डिज़ाइन होता है वो बनाना, ये सभी चीज़ें बनाना एमॉर्फस सॉलिड्स एमॉर्फस जो क्रिस्टल वाले हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इन ऑल डायरेक्शंस। ये काफ़ी होते हैं, ये एमॉर्फस सॉलिड्स है, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। एंड एमॉर्फस सॉलिड्स यूजुअली पॉजेसेस प्लास्टिसिटी एंड नो इलास्टिसिटी, फॉर एग्जांपल ग्लास, सिलिकॉन ऑक्साइड, पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी को शो करते हैं, ना कि इलास्टिसिटी को। जैसे एग्जांपल आप लोग ग्लास, सिलिकॉन ऑक्साइड, पॉलीमर्स और प्लास्टिक का ले सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ टू। कॉम्बिनेशन का जैसे हम लोग समझ रहे हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्रिस्टलाइन भी होगा और नॉन क्रिस्टलाइन भी होगा, यानी ये एनआइसोट्रॉपिक भी होगा और आइसोट्रॉपिक भी होगा। Certain materials like polymers can be completely crystalline, entirely non-crystalline और combination of the two। तो कुछ तरह के मटेरियल्स होते हैं, यानी कुछ खास मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स को आप लोग ले सकते हैं, तो वो या तो कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, या तो पूरी तरह नॉन क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। वेदर द सॉलिड्स फॉर्म्ड in crystalline or amorphous depends upon the ease with which random atomic state in the liquid transforms to ordered state during solidification। ceramic compound can exist in both states। तो आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर से, जो हमारा सिरेमिक कंपाउंड है SiO2, वो क्या करता है, हमारा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है, यानी क्रिस्टलाइन में भी और नॉन क्रिस्टलाइन में भी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसकी वजह से आज हम लोग जो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यानी क्रिस्टल सॉलिड है, इसका जो काफ़ी टाइप्स होते हैं, मतलब इसके अंदर जो आते हैं क्रिस्टलाइन के अंदर जो टाइप्स होते हैं वो नहीं पढ़ पाए, यूनिट सेल के बारे में नहीं जान सके। तो इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। वो करीब 14 से 15 मिनट का एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग उन चीज़ों के बारे में पूरी तरह से कवर करेंगे। और जो थर्ड वीडियो बनेगा वो हमारा इम्परफेक्शन पर होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें हमारे वीडियो किसी तरह से देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।